नमस्कार साथियों। डिजीज पोर्शन के अंदर कंटिन्यू करते हैं अपन। जो रिमेनिंग कंडीशंस है उनको लेकर के बात चल रही थी, जहां कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन देखी थी, मल्टीपल प्रेगनेंसी। आज के लेक्चर में बहुत सारी स्मॉल स्मॉल कंडीशंस हैं जिन्हें लेकर के अपना डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। 3-4 छोटे छोटे नाम और फिर उनसे बनने वाले टू द पॉइंट एमसीक्यू। उस कैटेगरी में सबसे पहले जो कंडीशन आती है, सामने बोर्ड पर देखें, नाम अवेलेबल है, इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, IUFD, या सिंपल लैंग्वेज में बात करें इसकी तो नाम IUD। अब पहला सवाल इसके लैंग्वेज और WHO रिकमेंडेड जो ड्यूरेशन बताई गई है वीक की, उसे लेके आता है, जिसके लिए मुझे सिर्फ आपको मेमोराइज करवाना है, क्योंकि अपन ने ये बात पढ़ी हुई है। घटपाल स्कोरिंग के समय बच्चे की मौत को लेकर 3 लाइनें मैंने वहां बोली थी। एक सिखाया भी गया था कि आपसे एग्जामिनर या तो लैंग्वेज या वीक को लेके 2 प्रकार से सवाल बना सकता है। बात करें नंबर 1 लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज होती थी 3 प्रकार से। वायबिलिटी से पहले बच्चे की डेथ हो जाना, अबॉर्शन। वायबिलिटी के बाद यूट्रस के अंदर बच्चे की डेथ होना, IUD। वायबिलिटी के बाद मरे बच्चे का जन्म होना, स्टिल बर्थ। यह हमने प्रैक्टिस करी थी। और फिर कहा था कि लैंग्वेज ना पूछ करके एग्जामिनर एग्जैक्ट आपसे वीक की डिमांड करे, तो हमें 3 वीक याद कर लिए थे। IUD के लिए मोर देन 20 वीक, अबॉर्शन के लिए लेस देन 22 वीक, स्टिल बर्थ के लिए मोर देन 28 वीक। तो ये वो बात है जो आपको घटपाल स्कोरिंग के अंदर प्रैक्टिस करवा दी गई थी। उसी कैटेगरी में से आज के लेक्चर का ये जो पहला हमारे पास एस्पेक्ट आया है, IUD या IUFD, इसकी कैटेगरी है लैंग्वेज में। लैंग्वेज बोलते हैं वायबिलिटी के बाद गर्भ के अंदर बच्चे की मौत होना। वीक बताने होते हैं तो आंसर मोर देन 20 वीक। तो देखिए सामने उसी को लेकर डेफिनेशन में वो दोनों पॉइंट हाईलाइट कर दिए गए हैं जिनकी हमने प्रैक्टिस कर ली थी। यहां लिखा हुआ है बच्चे की डेथ आफ्टर 20 वीक, वेट भी बता रखा है मोर देन 500 ग्राम। तो ये अपने पास एक कंडीशन। नेक्स्ट वन बात करें अपन इसके आगे कि इसमें और क्या जानकारी है, तो वहां पर बात चलेगी इसमें कि जब IUD होता है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, और जब IUD होगा तो बच्चे की अपीयरेंस कैसी होगी। तो उसको लेके बात करें तो सामने बोर्ड पर 2 नाम मेंशन है, ईटियोलॉजी और मैनिफेस्टेशन। क्योंकि बात MCQ करनी है तो ईटियोलॉजी वाले पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन डिमांडेड नहीं है, क्योंकि कारण वही बहुत सारे हो सकते हैं जो आपको अबॉर्शन में सिस्टमैटिकली ढंग से बहुत सारे पढ़ा दिए गए थे। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी, फीटल एबनॉर्मलिटी, मैटरनल एबनॉर्मलिटी। तो मल्टीपल ईटियोलॉजी का ग्रुप आ सकता है, और क्योंकि एकदम लॉजिकल कुछ उसके अंदर इंक्लूड नहीं है तो MCQ भी नहीं है। तो यहां अपन ईटियोलॉजी में ज्यादा वेटेज ना रखते हुए सिंपल से कारण मेंशन कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिख दिया उसमें कि प्लासेंटल प्रॉब्लम हो जिससे बच्चा मर जाए, फीटस में खुद में कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो, या मदर में कोई वैसे वर्स सीवियर कंडीशन आ गई हो तो उसके कारण फीटल की डेथ होना। यहां से कोई MCQ अराइज नहीं होता। बात करें मैनिफेस्टेशन से तो अब सुनने को तैयार हो जाइए। IUD से पहला सवाल इसकी लैंग्वेज और WHO के बताए गए वीक से अराइज होता है। सेकंड क्वेश्चन अराइज होने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो मैनिफेस्टेशन से है। अब ध्यान से सुनिए कैसे हम 5 से 6 मैनिफेस्टेशंस को एक लाइन में बोल के खत्म कर देंगे। कैसे भाई, ऐसा क्या मैजिक है? तो गौर से सुनना। फर्क सिर्फ इतना है कि मिस्ड अबॉर्शन में बच्चा वायबिलिटी से पहले मरता है और IUD में बच्चा वायबिलिटी के बाद मरता है।
बाकी मिस्ड अबॉर्शन की आज भी अपने नोट्स चेक कर लेना, जो 5-6 लाइन लिखाई है सेम एज इट इज यहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन थी इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, यहां भी लगेगा। इनिशियल डायग्नोसिस डन बाय डिसअपियरेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम, यहां भी लगेगा। डेफिनेटिव डायग्नोसिस डन बाय अल्ट्रासाउंड, सेम यहां पे। द डेड फीटस कैन सर्वाइव मैक्सिमम अप टू 21 डेज, सेम यहां पे। द कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड सेप्टिसीमिया एंड डीआईसी। तो कहने का मतलब जो हमारा बच्चा वायबिलिटी से पहले अंदर पड़ा था मिस्ड अबॉर्शन में, ऐसा ही हमारा बच्चा वायबिलिटी के बाद अंदर पड़ा हो यूट्रस के अंदर, तो कैरेक्टर सेम होते हैं। तो मैनिफेस्टेशंस में फर्स्ट लाइन आपको मेंशन करनी है सेम एज मिस्ड अबॉर्शन, वहां लिखा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं और यहां उनको रिवाइज करवा दिया है। फर्क सिर्फ क्या रहेगा, मिस्ड अबॉर्शन वायबिलिटी से पहले था, ये वायबिलिटी के बाद में है। तो चलिए 5-6 सिम्टम तो ये हो गए, अब बात करें इससे आगे। तो उसमें गौर से सुनना, 2 लाइनें हैं कि आईयूडी वाला बच्चा दिखता कैसे है और उसके शरीर में डेथ के बाद जब एक एक करके सारे ऑर्गन डीजनरेट होंगे, सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है डीजनरेशन? 2 सवाल। इंट्रायूटेराइन डेथ है, बच्चे की मौत हो चुकी है, सारे ऑर्गन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है, सबसे पहले डीजनरेशन कहां शुरू होता है? वो होता है स्किन में। जी हां, स्किन जो पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कहा भी जाता है, सबसे पहले वो डैमेज होती है, उधड़ने लगती है, छिलने लगती है। जिस प्रकार आप आलू को छील देते हैं चाकू से, उस प्रकार बच्चे की चमड़ी पर भी छिलने के निशान आ जाते हैं। तो स्किन इज द फर्स्ट ऑर्गन हु स्टार्ट डीजनरेशन। ये अपने लिए एमसीक्यू लाता है, तो पहले एमसीक्यू लाता है तो क्वेश्चन मार्क कर देता हूं और लैंग्वेज क्या लिखवा रहा हूं, स्किन इज फर्स्ट ऑर्गन हु स्टार्ट डीजनरेशन। और जैसा मैंने बताया कि आप इस स्किन को आलू के छिलके की तरह उधेड़ देंगे, छील देंगे, तो बच्चा कैसा दिखता है उसे बोलते हैं छिला हुआ बच्चा। ये वही अपीयरेंस है जो कई बार न्यूज़पेपर की कटिंग में आती है कि रोड पटरी के किनारे या कचरे के डब्बे में एक मरे हुए नवजात का शव मिला, तो उस कंडीशन में कैसे वो लोथड़े की तरह छिला हुआ पड़ा होता है, वही अपीयरेंस यहां भी होती है। तो बच्चे की अपीयरेंस कैसी कहलाती है? छिला हुआ बच्चा, लैसिरेटेड और मैसिरेटेड फीटस। तो ये 2 चीज जो सामने बोर्ड पर है, ये बच्चे की अपीयरेंस और पहला डैमेज किसने स्टार्ट किया उसको लेकर। अब बात करते हैं आईयूडी के अंदर स्पेसिफिक 2 सिम्टम्स की। आईयूडी वाली स्मॉल कंडीशन का दी एंड होने वाला है और एंड के अंदर ये 2 स्पेसिफिक साइन बता के जा रहा है जहां से एमसीक्यू बनने की पूरी संभावना है। एक है रॉबर्ट साइन, दूसरा है स्पाल्डिंग साइन। बच्चे की डेथ के बाद रेडिएशन टेक्नोलॉजी द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा नर्वस सिस्टम और कार्डियक सिस्टम की अपीयरेंस देखी जाती है। बच्चे की डेथ के बाद नर्वस सिस्टम डीजनरेशन, कार्डियक सिस्टम डीजनरेशन की अपीयरेंस देखी जाती है और दोनों में एक एक साइन गिफ्ट कर दिया जाता है, एक रॉबर्ट साइन, एक स्पाल्डिंग साइन। उनकी ड्यूरेशन को लेकर के भी बात चलती है। रॉबर्ट साइन जो है वो 24 घंटे के अंदर देखा जा सकता है, विद इन 24 आवर, और जो स्पाल्डिंग साइन है वो विद इन 7 डेज में देखा जाता है। 24 आवर को बात करें तो 1 डे बोल सकते हैं और 7 डे को बात करें तो 1 वीक बोल सकते हैं। तो ऐसे आपको याद भी रखना है, 1 डे वाला रॉबर्ट, 1 वीक वाला स्पाल्डिंग, 1 डे वाला रॉबर्ट, 1 वीक वाला स्पाल्डिंग। रॉबर्ट में देखते हैं कार्डियक चैम्बर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। स्पाल्डिंग में देखेंगे क्रेनियल बोन, नर्वस सिस्टम। तो आते हैं सामने की तरफ, अपने पास रॉबर्ट है, तो रॉबर्ट के लिए पहले वो लिख दो जो हमें पता है क्या चीज है। ये 1 डे वाला है, तो कब देखा जाएगा? विद इन
1 डे। इसी प्रकार रॉबर्ट की बजाय जब स्पाल्डिंग आएगा तो वहां आपको लर्न करवा रहे हैं ये कितने दिन में, 7 दिन में, 1 वीक में, तो विद इन 1 वीक। तो एक एक कैरेक्टर कंपैरिजन में दोनों का, एक दिन वाला रॉबर्ट और 1 वीक वाला स्पाल्डिंग। अब आगे रॉबर्ट में देखे जाते हैं कार्डियक चैम्बर। क्या होता है तो सुने। आईयूडी में बच्चे की डेथ होने के बाद शुरुआत के 24 घंटे के अंदर कार्डियक चैम्बर में जब डीजनरेशन होता है तो टर्म आती है डीजनरेशन, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, और गैंग्रीन में नाम आता है ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। तो कार्डियक चैम्बर में गैस अपीयरेंस, गैस की परछाई, शैडो दिखाई देती है। अपीयरेंस ऑफ गैस शैडो इन कार्डियक चैम्बर, यह रॉबर्ट साइन की बात है। इसने हार्ट का डीजनरेशन देखा। लैंग्वेज लिखता हूं, क्या करा इसने, उस लैंग्वेज को आप बताएंगे। अपीयरेंस ऑफ गैस शैडो, और ये गैस शैडो आप कहां पर देख रहे हैं, कार्डियक चैम्बर में। 4 चैम्बर हार्ट और उसके कार्डियक चैम्बर में ये देखी गई। सामने इकोकार्डियोग्राम प्रेजेंट है जो बता रहा है गैस शैडो की अपीयरेंस हार्ट और लंग्स के एरिया के अंदर। आइए उन्हें ढूंढना शुरू करें। यहां पर जो कंडीशन है ये देखिए, अम्बिलिकल वेन सर्कुलेशन। यहां लिखा हुआ है बच्चे के लंग्स लेफ्ट वाला, क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है तो बच्चे के लेफ्ट लंग की तरफ गए जहां पे लोकेशन थी हार्ट की। और ये जो अपीयरेंस आ रही है व्हाइटिश स्पॉट बताता है, ये अपीयरेंस है गैस शैडो। तो हार्ट चैम्बर में गैस शैडो देखना, रॉबर्ट साइन 1 दिन वाला सामने बोर्ड पे अवेलेबल। रॉबर्ट 1 दिन कार्डियक चैम्बर। बात करें अब यहां पे कंटिन्यूएशन में स्पाल्डिंग की, तो स्पाल्डिंग के लिए कहा गया 1 वीक, 7 दिन के अंदर अंदर आता है। और ये कहां जाएगा, ये नर्वस सिस्टम में क्रेनियल बोन्स में जाएगा। क्या होता है क्रेनियल बोन्स में, हड्डियां वैसे बहुत मजबूत होती हैं, पर जब बच्चा ही मर गया तो हड्डियां गलना शुरू करती है। गलने को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन, हड्डियों ने सड़ना और गलना शुरू कर दिया। और जब हड्डियां गल जाती है तो एक दूसरे पे ओवरलैप होकर के सिकुड़ जाती है। पूरा क्रेनियम जो इस प्रकार होता है, हड्डियों के गलने सिकुड़ने से छोटा सा रह जाता है, ओवरलैपिंग ऑफ बोन हो जाती है। यह लैंग्वेज जो लेके आता है वो स्पाल्डिंग साइन कहलाता है। तो लिखी जाए स्पाल्डिंग की लैंग्वेज, तो क्या लैंग्वेज है वो, तो देखें, लिक्विफिकेशन, गलना ऑफ क्रेनियल बोन्स रिजल्ट इन ओवरलैपिंग। सारी हड्डियां ओवरलैपिंग हो गई क्योंकि वो गल करके सिकुड़ गई थी। तो यहां पे अपने पास ये पता होना चाहिए, ये देख रहा है क्रेनियल बोन्स को स्पाल्डिंग, और कार्डियक चैम्बर को देख रहा था हमारा रॉबर्ट। आए डायग्राम के ऊपर, तो सामने बोर्ड पर जो अवेलेबल है उसमें ये 1, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 4 जो हैं क्रेनियल बोन्स बताई जा रही हैं और रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है कैसे वो एक दूसरे पे, कैसे वो एक दूसरे पे, यहां देखें एक दूसरे पे वो ओवरलैप हो रही हैं। तो सारी हड्डियां गल करके ओवरलैप हो रही हैं, तो वो स्पाल्डिंग साइन। ये अपने पास आज के लेक्चर की फर्स्ट स्मॉल कंडीशन को लेकर के डिस्कशन था। नाम आईयूडी, सवाल 2 परिभाषा से, लैंग्वेज बोलेगा, वायबिलिटी के बाद गर्भ में बच्चे की मौत होना, वीक पूछेगा 20 वीक के बाद। नेक्स्ट वन मैनिफेस्टेशन, 5 कैरेक्टर सेम है मिस्ड अबॉर्शन की तरह, उससे आगे। सबसे पहले डीजनरेशन कहां पे होगा, स्किन में। बच्चा कैसा दिखेगा, छिला हुआ, लैसेरेटेड। फिर 2 साइन, 1 डे रॉबर्ट, 1 वीक स्पाल्डिंग, कार्डियक चैम्बर रॉबर्ट, क्रेनियल बोन्स स्पाल्डिंग, गैस शैडो रॉबर्ट, ओवरलैपिंग स्पाल्डिंग को लेकर के बात आते हैं। नेक्स्ट वन, एक और स्मॉल कंडीशन को लेकर आपके सामने बोर्ड पर नाम अवेलेबल, बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन, डीआईसी,
काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसफर करके जाएगी, अपने बारे में बता करके जाएगी। हमारी कंडीशन डीआईसी, सबसे पहले फुल फॉर्म देख लें इसकी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। और अब मुझे सुनना शुरू करें। इस कंडीशन के बारे में जो कहा जा रहा है उसे लॉजिकली सुनना। ये बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स ग्रुप को लड़ते रहते हैं डीआईसी को लेकर के कि ब्लीडिंग होती है या क्लॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है या क्लॉटिंग होती है। तो उसके लिए कुछ चीज बता रहा हूं, गौर करेंगे। एक होती है डिजीज और दूसरा उस डिजीज के कारण आने वाला सिम्टम। डिजीज, दूसरा आने वाला सिम्टम। छोटे लेवल में बताऊं, मुझे इंफेक्शन हुआ, वो डिजीज है, उसके चलते फीवर आया, वो सिम्टम है। प्री एक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन, डिजीज है, हेडेक हुआ उससे, वो सिम्टम है। तो हमें यह कंफर्म करना पहले कि डीआईसी को लेकर के ऐसे ही सरल उदाहरणों की मदद से क्लियर करना है कि वास्तव में इसमें बीमारी क्या है और मरीज में लक्षण क्या है, क्योंकि इसी आधार पे आप मेडिकल पॉलिसी जान पाएंगे। कोई भी डॉक्टर सबसे पहले तुरंत इलाज लक्षणों का करता है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, और उसके बाद बीमारी को जड़ से खत्म करता है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट। ऐसा ही प्रोटोकॉल है हमेशा पेशेंट मैनेजमेंट में जो इंटरवेंशन किए जाते हैं। सबसे पहले जो मरीज जो सिम्टम बता रहा है उसे शांत करो। जब तक उसे शांत नहीं करोगे वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए कोऑपरेटिव नहीं होगा। और एग्जांपल, एक पेशेंट है अपेंडिसाइटिस का, बीमारी क्या हो गई, अपेंडिसाइटिस, उसके चलते कंप्लेंट आ रही है सीवियर पेन की। तो डॉक्टर जाते ही औजार लेके उसके अपेंडिक्स काटेगा या पहले पेन किलर देगा? सबसे पहले उसे पेन किलर सिडेटिव देगा ताकि वो कंफर्टेबल हो, बाद में सर्जरी प्लान करके अपेंडिक्स रिमूव करेगा। तो यहां पे 3-4 उदाहरण जो मैंने दिए, संक्रमण में बुखार, हाइपरटेंशन में हेडेक, अपेंडिसाइटिस में पेन, उनसे हमें यह क्लियर होता है कि बीमारी क्या है और लक्षण क्या है। उस बेस पे चलते हैं। तो आते हैं अपनी कंडीशन पे सामने वापस से, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, डीआईसी। तो 100% बीमारी है सी, कोएगुलेशन। इस बीमारी के फुल फॉर्म का मतलब मैं आपको बताऊं तो यहां गौर करना, यह नाम है कोएगुलेशन, मतलब क्लॉट बन गए, क्लॉट बन गया। अब यह क्लॉट कहां बना उसे देखें। इंट्रावेस्क्यूलर वेसल्स के अंदर, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें ही क्लॉट बन गया। अब यह क्लॉट कौन सी वेसल में बना यह फिक्स नहीं है, पूरे शरीर में कहीं भी बन गया, इसलिए नाम दे दिया डिसेमिनेटेड। जिसका कोई फिक्स नहीं है ठिकाना उसे बोलते हैं अपन डिसेमिनेटेड। तो पूरे शरीर में किसी भी जगह किसी भी वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाए तो बीमारी डीआईसी है। अब देखें सामने अवेलेबल जो मैंने मैनिफेस्टेशन बना रखी है उसको लेके कि बीमारी क्या है। तो 100% बीमारी है पूरे शरीर में क्या हो जाना, क्लॉट ही क्लॉट, क्लॉट ही क्लॉट, क्लॉट ही क्लॉट हो गया। अब क्लॉट बनने से 2 रिजल्ट आ रहे हैं कि बीमारी ने तो ब्लड वेसल में क्लॉट बना करके छोड़ दिया, पर मरीज को क्या झेलना पड़ा, वो 2 चीज झेलनी पड़ी। पहली बात बड़ी सरल, किस प्रकार से, माना कि आपके पास एग्जाम्पल के लिए कोई भी ये ऑर्गन है और उस ऑर्गन को सप्लाई करने वाली ये ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स के अंदर आपने बोल दिया इस प्रकार का क्लॉट है। तो बताओ दोस्तों बंधुओं, आगे क्या होगा? जब यहां से लहराता हुआ ब्लड आएगा ऑर्गन में जाने के लिए, पर रास्ते की रुकावट को देख करके ऑर्गन में नहीं जा पाएगा, और ऑर्गन में नहीं जा पाएगा तो देखो कितने प्यार से यहां पे लिखा हुआ है ऑर्गन फेलियर। डीआईसी वाली कंडीशन में ब्लड वेसल्स के अंदर इस प्रकार से यदि क्लॉट दिखाई दे तो क्लॉट के कारण ब्लड सर्कुलेशन इंपेयरमेंट हो गया और ऑर्गन सप्लाई ना होने से ऑर्गन फेल हो गया।
ये तो मरीज को झेलना पड़ रहा है। वो ऑर्गन कोई सा भी हो सकता है, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ब्रेन, वाइटल ऑर्गन भी हो सकते हैं। एक बात यहां पर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंट्रावेस्क्यूलर डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन, उससे क्या बन गया? थ्रोम्बस, और उससे ऑर्गन फेल हो गया। सरल चीज है। दूसरी, इतना सारा जो पूरे शरीर में क्लॉट बन रहा था, तो क्लॉट बनाने वाले होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। हम सबके शरीर में दुनिया भर के क्लॉटिंग फैक्टर हैं। वो क्लॉटिंग फैक्टर डीआईसी में बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिए गए। जब किसी मटेरियल का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लेते हो तो उसकी कमी आ जाती है। हमने इस बीमारी में दुनिया भर के क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम कर लिए, तो हमारे शरीर में भी कमी आ गई। किसकी कमी? क्लॉटिंग फैक्टर की। और क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ती है। क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है तो खून बहने की संभावना ज्यादा होती है। वो चीज सामने यहां पर लिखी हुई है, इधर देखें क्या बोल रहा है, वो बड़े प्यार से समझा रहा है आपको। देख लीजिए कि इतना क्लॉट बनने से डिप्लेशन, डिप्लेशन का मतलब है कमी हो जाना, क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाना। और जैसे क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है, मरीज में किसके सिम्टम शुरू हो जाते हैं? ब्लीडिंग के, खून बहने के। तो डीआईसी बीमारी क्या होती है और इसके कितने परिणाम होते हैं? सरल दो शब्दों में कहा जाए तो बात ऐसी, डीआईसी में वेसल्स में क्लॉट बन जाता है। क्लॉट से सप्लाई रुक गई तो ऑर्गन फेलियर, क्लॉट बनाने में क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम हो गए तो ब्लीडिंग के सिम्टम। तो नीचे जो दो लिखे हुए हैं, इन दोनों को बोलेंगे अपन सिम्टम। ऑर्गन फेल होना और पूरे शरीर में ब्लीडिंग होना, ये तो आपका सिम्टम है, ये मरीज में आने वाला लक्षण है। और ऊपर जो बीमारी लिखी हुई है वो अपने पास डिजीज है। तो डीआईसी में यदि आपको यह समझ में आ गया कि बीमारी क्या थी और लक्षण क्या था, तो बड़े आसानी से आप इसे आगे मैनेज भी कर पाएंगे। बीमारी क्या है? क्लॉट। लक्षण क्या है? ब्लीडिंग। बीमारी क्या है? क्लॉट। लक्षण क्या है? ब्लीडिंग। लक्षण के लिए कौन सा मैनेजमेंट? सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। बीमारी खत्म करने के लिए डेफिनेटिव मैनेजमेंट। हर मरीज में पहले क्या करते हो? सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। बाद में क्या करते हो? डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो आपसे पूछूं, डीआईसी वाले पेशेंट को पहले क्लॉट का इलाज करने जाओगे या ब्लीडिंग का इलाज करने जाओगे? तो एक झटके में आंसर आना चाहिए, सर पहले सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट मतलब ब्लीडिंग का मैनेजमेंट, आफ्टर दैट डेफिनेटिव मैनेजमेंट मतलब क्लॉट का मैनेजमेंट। अब आते हैं आगे। अब मैं आपसे पूछूं, डीआईसी का पेशेंट कैसा दिखेगा? तो जवाब देना है, हर ऑर्गन से खून बहाता हुआ दिखेगा। उस कंडीशन को देखें, पूरा प्रेजेंटेशन है, क्या हो रहा है? ब्लीडिंग, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही है और उससे कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही है। ब्लीडिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग, कैनुला लगाया तो वहां से ब्लीडिंग, कोई ऑपरेशन के लिए कट लगाया तो वहां से ब्लीडिंग, अपना जीआईटी ट्रैक्ट है वहां से ब्लीडिंग, बॉडी में जितनी भी ओपनिंग होती है वहां से ब्लीडिंग, इतना ब्लड लॉस होने से, हीमोग्लोबिन कम होने से सांस में दिक्कत, डिस्निया, उल्टी आ रही है तो वहां भी ब्लीडिंग, डायफॉर्म स्वेटिंग होना शुरू हो गई और ये सब कोल्ड सिम्टम स्टार्ट हो गए इन्फेक्शन के कारण, पूरे चमड़ी में ब्लीडिंग हो गई, परपैरा। कहने का मतलब ब्लीडिंग ब्लीडिंग ब्लीडिंग, ऊपर से नीचे तक। आंख से निकालो आई ब्लीडिंग, नाक से निकालो एपिस्टैक्सिस, कान से ईयर ब्लीडिंग, मुंह से म्यूकस मेम्ब्रेन या हिमोप्टाइसिस, ये वाली ब्लीडिंग, यूरिन में निकालो हिमाचूरिया। तो पूरी बॉडी में ब्लीडिंग 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 सिम्टम आते हैं। अब अपन बात करेंगे एमसीक्यू को लेकर। एमसीक्यू जो इंट्रो में मैंने बताया कि बीमारी क्या है, लक्षण क्या है, उससे मैनेजमेंट के अंदर जाके बनेगा। पर पहला एमसीक्यू जो बनता है वो सुनना। डीआईसी एक एमएसएन की बीमारी है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और सामने चल रही है ओबीजी। हमें यह देखना है हमारी ओबीजी में वो कौन कौन सा ऐसा समय था या वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां थी जिनमें डीआईसी हो सकता था।
वैसे डीआईसी एक एमएसएन की बीमारी है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, पर ओबीजी में ये तब आएगी जब क्या नाम होगा, वही एमसीक्यू है। तो एक हिंट और फिर जवाब आपके। वो हिंट सामने बोर्ड पर बहुत बड़ा बड़ा मैंने लिखा है, डेड फीटस सिंड्रोम। आप तो ये देख लो, आपको पढ़ते हुए इतने दिन हो गए, जब जब ओबीजी में बच्चा मरा है या अंदर गंदा खून कलेक्ट हुआ है तो वहां पे डीआईसी होगा। जब भी बॉडी के अंदर ओल्ड ब्लड कलेक्ट हो जाए, ब्लीडिंग होती है, तुरंत बाहर निकल जाए, फ्रेश ब्लीडिंग, स्टोर हो जाए, कलेक्टेड ब्लीडिंग, जब भी पूरी ओबीजी में शरीर के अंदर ब्लड कलेक्ट हुआ हो या बच्चा मरा हो तो डीआईसी होगा। और बच्चा मरता है तो उसको बोलते हैं डेड फिटस सिंड्रोम। और ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है मौसबी का कि डीआईसी ओबीजी में कब होगा, तो समरी में आंसर देना है जब जब ये होगा डेड फिटस सिंड्रोम। तो बच्चा कब कब मरा है अंदाजा लगाओ। आज ही, इससे पहले जो बीमारी पड़ी आईयूडी, बच्चा मरा। आईयूडी के लक्षण पूरे मिस्ड अबॉर्शन जैसे थे, वहां बच्चा मरा, मिस्ड अबॉर्शन। सब दो नाम तो याद हो गए, आईयूडी और मिस्ड अबॉर्शन। इसके बाद और बात करें कब कब कंडीशन हुई है ऐसी हमारे पास और भी बच्चे मरने की, आईयूडी होने की, तो याद करना मैंने पढ़ाया था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, हेमरेज। हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशन हेमरेज, वो हेमरेज यूट्रस में हो जाए तो आईयूडी, तो हाइपरटेंशन। हमने हेमरेजिक कंडीशन पढ़ी है, नाम थे प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्टिव प्लासेंटा। इन दोनों में ब्लड किसमें कलेक्ट हो गया था, एब्रप्टिव प्लासेंटा में, जहां खून इकट्ठा हो या जहां बच्चा मरे। तो ये चार नाम, आईयूडी, मिस्ड अबॉर्शन, हाइपरटेंशन, एब्रप्टिव प्लासेंटा। और सुने दो नाम, पीपीएच के मैनेजमेंट में कंडीशन आई थी यूटेराइन टेम्पोनेड, जहां ब्लड कलेक्ट हो गया था पेरीमेट्री मायोमेट्रियम के बीच में। और वैसी ही कंडीशन आई थी कंसील्ड एब्रप्टिव में, कोवुलेयर यूट्रस, धमाके के साथ पीछे इकट्ठा हो गया था। तो ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जो ओबीजी में आए हैं जिस समय या तो बच्चा मरा है या गंदा खून इकट्ठा हुआ है। तो डेड फीटस सिंड्रोम के 5-6 एग्जाम्पल आप देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपने दिया आईयूडी, एक दिया इसके जैसा मिस्ड, एक नाम दे दिया हाइपरटेंशन, एक कंडीशन बोल दी एब्रप्टिव प्लेसेंटा। आपने पीपीएच के अंदर पढ़ा था नाम टेम्पोनेड, और ऐसा नाम कंसील्ड एब्रप्टिव प्लासेंटा में देखा था तो बोल दिया कोवुलेयर। ये सारी वो कंडीशन है जब खून इकट्ठा हो गया या अंदर बच्चा मर गया, और जब भी ऐसा होता है तो डेड फिटस सिंड्रोम से आईयूडी हो जाता है। ये अपने पास आईयूडी को लेकर डेड फिटस सिंड्रोम। अब बात करें नेक्स्ट में और लास्ट सेगमेंट की, तो क्या लिखा हुआ है, इंटरवेंशन। तो बड़ा सिंपल है इंटरवेंशन, उसको एक लैंग्वेज में आंसर दे करके आओगे कि हमेशा पहले कौन सा मैनेजमेंट करोगे, सिम्टोमेटिक, उसके बाद कौन सा मैनेजमेंट करोगे, डेफिनेटिव। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में टारगेट पे ब्लीडिंग होगी या क्लॉटिंग होगी, ब्लीडिंग। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में टारगेट पे ब्लीडिंग होगी या क्लॉटिंग होगी, क्लॉटिंग। यदि यह समाचार आपको याद है तो यही वो दो एस्पेक्ट हैं इस बीमारी के जो हमारे पास रिमेनिंग एमसीक्यू को लेकर के आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इन्हीं के अंदर से एमसीक्यू आएगा, और ये दोनों बेस्ड हैं मेरे द्वारा पढ़ाया गया इंट्रो पे। तो सिम्टोमेटिक में ब्लीडिंग सिम्टम है, तो जब भी ब्लीडिंग सिम्टम होते हैं मतलब ब्लड लॉस हो रहा है, बॉडी से लॉस, तो उस लॉस को रिप्लेस करो। रिप्लेस कैसे भी कर सकते हैं, तुरंत सुविधा नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की, तो अपन सिंपल जो फ्लूइड होते हैं NSRL डेक्सट्रोज वो भी लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के उसे बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम को रिप्लेस करना है। और फंडामेंटल में पढ़ाया जाएगा आपको कि फ्लूइड दो प्रकार का होता है, क्रिस्टेलॉइड और कोलॉइड। जनरली जो अपन NSRL डेक्सट्रोज देखते हैं वो क्रिस्टेलॉइड है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा, ब्लड यहां जाते हैं तो वो
कोलॉइड है। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट का एक ही उद्देश्य है कि पेशेंट में क्या करें, फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, और इसके लिए जो बन पड़े वो करें, चाहे लगाएं क्रिस्टेलॉइड या लगाएं कोलॉइड। सिम्टम्स में एक बात पे गौर करना, ब्लीडिंग सिम्टम है, फैक्ट्स बात है। यदि बाई चांस पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी हो रही हो, जैसा मैंने कहा था ब्लड लॉस होता है, हीमोग्लोबिन लॉस होता है, एनीमिक सिम्टम आते हैं, डिस्निया हो जाता है। प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया भी, इस वाले सिम्टम पे देखो आपने मेंशन कर रखा है डिस्निया। यदि पेशेंट को ऐसी दिक्कत है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, तो आप जानते हैं, समझते हैं कि पहले मरीज के लक्षण का इलाज। यदि डिस्निक है तो आप पेशेंट को ऑक्सीजन भी देंगे, और यदि डिस्निक मेंशन नहीं किया तो बेसिक जो मैनेजमेंट है उसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वन बात करेंगे डेफिनेटिव की। डेफिनेटिव में इलाज करना है क्लॉट का। क्लॉट का इलाज दो तरीके से, ब्लड में सिखाया गया होगा आपको, क्लॉट बनने से रोकना और बन गया तो उसे पिघलाना। क्लॉट बनने से रोकना, बन गया तो उसे पिघलाना। दो ग्रुप आते हैं, एंटीकोएगुलेंट एंड थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। वही दो इंटरवेंशन यहां किए जाएंगे। तो सामने की तरफ डेफिनेटिव मैनेजमेंट, और लिख दिया मैंने दो कार्य, कौन से थे, एंटीकोएगुलेंट या बात करें थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, जो बने हुए क्लॉट को पिघलाती है और नया क्लॉट बनने नहीं देती है। तो सामने की तरफ बोर्ड पे इंटरवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशन डीआईसी। तो ये समाचार सारे डीआईसी के बारे में। आज के बाद माइंड क्लियर हो कि जब भी डीआईसी के बारे में बात करें, पहले एमएसएन में तो जवाब देना बीमारी क्लॉट है और लक्षण ब्लीडिंग है। ओबीजी ने पूछे कब होगा, तो जवाब देना जब भी कंडीशन डेड फीटस सिंड्रोम होगी। डेड फीटस सिंड्रोम से हम क्या समझते हैं, ओबीजी में जब भी मरा हुआ बच्चा अंदर मिले या स्टोर ब्लड दिखे तो डेड फीटस सिंड्रोम होगा। इंटरवेंशन एकदम टू द पॉइंट, पहले सिम्टोमेटिक बाद में डेफिनेटिव। सिम्टोमेटिक में ब्लीडिंग सिम्टम के तहत फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, डेफिनेटिव में क्लॉट डिसॉल्वमेंट, और यदि पेशेंट डिस्निक है तो ऑक्सीजनेशन। तो आज के लेक्चर में स्मॉल डिजीज कंडीशन से सेकंड वन पोर्शन डीआईसी कंप्लीट होता है। आते हैं एक और स्मॉल कंडीशन को लेके बात करने, सामने बोर्ड पर अवेलेबल गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। यहां पे अपने आप में चमक रही ये कंडीशन, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। अब ये हमारे पास कितने एमसीक्यू लेकर के आती है, उनकी जानकारी देना आपको। बैक टू बैक शुरू करते हैं। डायबिटीज वैसे तो एमएसएन में एंडोक्राइन सिस्टम की एक बहुत यूनिक डिस्कसेबल बीमारी है। काफी अच्छा खासा प्रोलॉन्ग इसका डिस्कशन है, बहुत इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी जाती है, कंप्लीट डेडिकेटेड है ये एमएसएन के लिए। हम यह बात करेंगे कि इसने हमारे सब्जेक्ट में अपना क्या रोल कंट्रीब्यूट किया, क्या एमसीक्यू जनरेट किया, उसको लेके बात करेंगे। बात करना शुरू करते हैं प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। तो इसके लिए डिस्कशन में शुरू करते हैं अबाउट। सबसे पहले जब भी डायबिटीज का नाम आए तो बड़ा सिंपल है, शुगर लेवल बढ़ गया, हाइपरग्लाइसीमिया। एक लाइन में परिचय, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। फर्स्ट वन, एमएसएन की बात एमएसएन में हो जाएगी। हल्की सी बात यहां कर लेता हूं कि शायद मुझे इतना याद है, कंफर्म नहीं, कि दो प्रकार की डायबिटीज होती है, टाइप 1 टाइप 2, आईडीडीएम, एनआईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। बात करें वहीं से पहला एमसीक्यू बनाने की, तो अबाउट के अंदर फर्स्ट एमसीक्यू मैं आपको देके जाता हूं हमारी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का। कई बार पूछ लिया जाता है और ज्ञानी जवाब भी दे देते हैं
कि प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज टाइप 1 प्रकार की है या टाइप 2 प्रकार की, आईडीडीएम या एनआईडीडीएम। अभी भी बहुत जने सामने बैठ के जो पढ़ रहे हैं वो जवाब सोच लिए होंगे, हां सर आईडीडीएम है, हां सर एनआईडीडीएम है। तो जवाब सुन लो बंधुओं, ना तो वो आईडीडीएम है ना एनआईडीडीएम है, वो जीडीएम है। प्रेगनेंसी वाली अपनी यूनिक ही है, वो एमएसएन वाली आईडीडीएम और एनआईडीडीएम टाइप 1 टाइप 2 फॉलो नहीं करती, वो प्रेगनेंसी वाली यूनिक है, नाम देते हैं जीडीएम। तो ये जो डिस्कशन में लिया सामने बोर्ड पे, उसे लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखना शुरू कर रहे हैं? फर्स्ट वन, इट इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट वन, एमएसएन में दो कंडीशन होती है, टाइप 1 टाइप 2। नाम देते हैं अपन टाइप 1 का आईडीडीएम, सेकंड का एनआईडीडीएम, आपको पढ़ा दिया गया होगा एंडोक्राइन में। और बात करते हैं फिर यहां पे एमसीक्यू की। तो पहला एमसीक्यू जो मेरी डायबिटीज से आ रहा है वो ये कि प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज आईडीडीएम है या एनआईडीडीएम, तो बोल देना, चुप हो जाओ, वो अपने आप में यूनिक है जिसका नाम है जीडीएम, फुल फॉर्म गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। पहला एमसीक्यू क्लियर। अब प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज अपने बारे में ही बात करेगी और अपने यूनिक कैरेक्टर्स को ही आपको बताएगी। और वो बोलेगी कि डायबिटीज है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होगा, कितना बढ़ गया, क्या रेंज क्रॉस हो गई, तो वो बताएगी। एमएसएन वाली अलग रेंज होती है, यहां वाली अलग रेंज है। तो जीडीएम की जो रेंज बताई गई है वो है 95 टू 140, 95 से 140। जहां एडल्ट में बोल देते हैं डायबिटीज होती है जब क्रॉस हो जाए 110 से ऊपर, जीडीएम अलग ही है। जीडीएम यदि किसी मदर को है तो उस मदर का ब्लड ग्लूकोज लेवल की जो रेंज होती है वो रेंज होती है 95 से 140 mg पर dm। ये रेंज हुई अपने पास जीडीएम, गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस। नेक्स्ट वन, इसी अबाउट में सेकंड एमसीक्यू के लिए तैयार रहे। प्रेग्नेंट फीमेल है, डायबिटीज हो गई, जीडीएम बोल दिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल दिख गया। अब बात करते हैं जब ये प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा आ जाए। एमएसएन में तो बोल देते हैं हाई लेवल, पर यहां अलग नाम है। जब जीडीएम का जो लेवल दिया गया है 95 टू 140, ये बहुत ज्यादा हो जाए, कितना हो जाए वो लिख के बताता हूं, वो लेवल पहुंच जाए इस लिमिट पे 126 से 200 mg पर dl। यदि लेवल इतना हो जाए तो ये कंडीशन कहलाती है कॉम्प्लिकेटेड वाली, और कॉम्प्लिकेटेड वाली कंडीशन लेकर के आती है दूसरा क्वेश्चन, और ये डायबिटीज का नाम है अपने पास सामने ओवर। जब भी कभी ज्यादा होता है तो कहते हैं ओवर, और नाम दे दिया ओवर्ट, और नाम डीएम, शॉर्ट में बोलेंगे ओडीएम। अभी तक आप पढ़ रहे थे जीडीएम और अब सामने बोर्ड पे क्या आ गया? ओडीएम। जीडीएम क्या है? गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस। ओडीएम क्या है? ओवर्ट डायबिटिक मेलाइटस। तो ये कंडीशन अपने पास सामने बोर्ड पर अवेलेबल। दो एमसीक्यू को लेकर, पहली चीज, प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज अपने आप में यूनिक है, एमएसएन से अलग है, नाम दे दो भाई जीडीएम। और यही जीडीएम जब कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तो नाम क्या आ जाएगा? ओडीएम। जीडीएम की रेंज 95 टू 140, ओडीएम की रेंज 126 टू 200। दो एमसीक्यू के साथ जीडीएम का इंट्रो आपके सामने अवेलेबल। नेक्स्ट वाल फॉलो करें तो यहां पे कंडीशन है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडिंग बोर्ड पे रिस्क फैक्टर लिखा हुआ है सामने। तो यहां कुछ विशेष चीज बताऊंगा मैं आपको। तीन कैटेगरी बांटेंगे रिस्क फैक्टर की। पहला रिस्क फैक्टर तो वो बताते हैं जो एमएसएन में बताते हैं किससे डायबिटीज होने का खतरा है। तो बोलते हैं एज, सेक्स, हेरिडिटी, फैमिली हिस्ट्री, लाइफ स्टाइल। ये एमएसएन वाले जो पॉइंट होते हैं कि डायबिटीज कैसे होगी? एज के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाती है, सेक्स के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाती है, हेरिडिटी आनुवांशिक तरह से शुरू हो जाती है, लाइफ स्टाइल बाहर का सीडेंटरी खाना खाते हैं तो हो जाती है,
जनरल एमएसएन, कोई क्वेश्चन नहीं। अब आए प्रेगनेंसी में, उसमें दो कंडीशन। यदि कोई फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, फर्स्ट टाइम, तो मतलब उसे पिछली प्रेगनेंसी की हिस्ट्री नहीं है, तो वर्तमान प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा हमें सिम्टम दिखे जिससे लगे इसे डायबिटीज हो सकती है। एग्जाम्पल, पॉलीहाइड्रेमनियोज। हमारे पास एक प्राइमी ग्रेविडा एग्जामिनेशन के लिए आती है और हमें पॉलीहाइड्रेमनियोज रिजल्ट दिखता है, तो हम दिमाग लगाते हैं कि इसे पॉलीहाइड्रेमनियोज क्यों हुआ होगा, तो बिल्कुल डाउट बनता है। ये डाउट ही कर सकते हैं अपन कि शायद उसको डायबिटीज है, या डायबिटीज के साथ संबंध होता है इन्फेक्शन का। यदि फीमेल प्रेजेंट प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन की कंप्लेंट भी करे, वजाइनल ईचिंग की कंप्लेंट करे, तो भी डाउट होगा शायद इसे डायबिटीज है। एक बात करूं, जो प्राइमरी ग्रेविडा नहीं है, जो पहले बच्चे डिलीवर कर चुकी है, मल्टी ग्रेविडा है, तो आप उससे पूछेंगे प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री। यदि प्रीवियस प्रेगनेंसी में ऐसा कोई इंडिकेशन मिले तो डायबिटीज से लिंक हो, जैसे पिछली प्रेगनेंसी में जो बच्चा था वो जिंदा था या मर गया था, यदि जिंदा पैदा हुआ था तो वो नॉर्मल साइज का था या बड़ा साइज का था, यदि पिछली डिलीवरी हुई तो वो नॉर्मल हुई, सिजेरियन हुई। क्योंकि डायबिटीज के चलते बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बिग साइज बेबी कॉमन चीज मिलती है, और प्री टर्म लेबर होने से मौत भी हो सकती है। ये सिम्टम पड़ेंगे अपन आगे, तो ऐसा कोई इतिहास मिले तो हमें डाउट बने। तो रिस्क फैक्टर में सिर्फ यह है कि अपन आइडिया लगा रहे हैं कि बीमारी हो सकती है या नहीं, तो उसके लिए टेबल पूरे सामने बोर्ड पर है। एमएसएन पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क फैक्टर जो आपने बताया, उसमें बोला कि एमएसएन बोलती है एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, हेरेडिटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग, या कोई इंडिविजुअल जो लाइफ स्टाइल फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग। यदि फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, प्राइमी ग्रेविडा है, तो प्राइमी ग्रेविडा में देखो दो एग्जांपल दिए, कहीं पॉलीहाइड्रेमनियोज तो नहीं है, कहीं कोई इंफेक्शन तो नहीं है। यदि कोई मदर प्राइमी नहीं है, इतिहास वाली है, मल्टी ग्रेविडा है, तो वहां पे अपन पूछेंगे उससे हिस्ट्री। हिस्ट्री प्रीवियस प्रेगनेंसी में किस किस प्रकार की, कि बच्चा बिग साइज आया था क्या, बच्चा जो पैदा हुआ वो जिंदा या मुर्दा था क्या, इस प्रकार की बातें। जैसा मैंने बोल दिया, रिस्क फैक्टर से एमसीक्यू तो नहीं है, पर यहां से एक ऐसी लाइन आएगी जो हमें याद करनी। डायबिटीज को लेकर के सामने एक नेक्स्ट हेडिंग जो मैं लेकर के आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नाम सामने अवेलेबल है। अब यहां सामने मैं जितने भी पॉइंट लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, 5 लिखूं, वो सारे एमसीक्यू हैं। अभी तक 2 आ चुके हैं। पहला कि ना तो टाइप 1 ना टाइप 2 ये जीडीएम है, और दूसरा ओडीएम क्या होता है। सामने अब जो लाइनें आएंगी, हर लाइन से सवाल है। कितनी लाइनें हैं? 5 लाइनें हैं, बोल के बताता हूं। नंबर 1, एक फीमेल को प्रेगनेंसी में डायबिटिक होने का रिस्क कब स्टार्ट होता है? जब आप सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि उसी समय चेंजेस ज्यादा होते हैं, फर्स्ट में कुछ नहीं होता। अगली लाइन, तो हम उसकी जो रूटीन स्क्रीनिंग करें, स्क्रीनिंग का मतलब होता है बीमारी का होने से पहले पता लगाना, तो हम प्रेग्नेंट फीमेल की रूटीन स्क्रीनिंग करें इस डाउट के चलते कि उन्हें डायबिटिक है या नहीं। तो कब करें? जब आप, जैसा मैंने कहा सेकंड थर्ड में होता है, तो एग्जैक्ट आंसर है 24 से 28 वीक। हजारों बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि एक प्रेग्नेंट फीमेल की जीडीएम पॉइंट ऑफ व्यू से रूटीन स्क्रीनिंग कब होती है? 24 से 28। ये तो पूछ लिया हजारों बार। तीसरी लाइन, हाई रिस्क ग्रुप स्क्रीनिंग। एक स्क्रीनिंग थी रूटीन स्क्रीनिंग और दूसरी है हाई रिस्क स्क्रीनिंग। वो उन्हीं फीमेल की जाती है जिनमें रिस्क फैक्टर होते हैं।
ये इंपॉर्टेंट आया कि मैंने जो बताया कि रिस्क फैक्टर से अभी एमसीक्यू नहीं है, अगला एमसीक्यू अब आने वाला है। रूटीन स्क्रीनिंग 24 से 28 पे, लेकिन कोई फीमेल रिस्क में आती है। रिस्क का मतलब एज, सेक्स, हेरिडिटी, फैमिली हिस्ट्री, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पॉलीहाइड्रेमनियोस, वेजाइनल इंफेक्शन, प्रीवियस स्टिल बर्थ, प्रीवियस बिग साइज बेबी, प्रीवियस सिजेरियन, रिस्क ग्रुप में आती है तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए 24 से 28 वीक तक का वेट नहीं करते, आंसर देते हैं 8 से 12 वीक। और ये 8 से 12 वीक आपके मॉसबी के अंदर एमसीक्यू में अवेलेबल है, जिसे सही करने पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। हाई रिस्क स्क्रीनिंग 8 से 12 वीक। 3 लाइनें हो गई। पहली लाइन, डायबिटीज का खतरा कब? सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। रूटीन स्क्रीनिंग कब? 24 से 28। हाई रिस्क स्क्रीनिंग कब? 8 से 12। अब जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, तो आइडियल मेथड क्या है? मेथड अपने पास क्या है? जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मेथड से करना होता है, जो फंडा में आपको बताया जाता है। लास्ट वन, प्रेग्नेंट फीमेल को मान लीजिए स्क्रीनिंग में कंफर्म हो गया डायबिटीज है, डायबिटीज उसको, तो इस डायबिटीज से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सर्वाधिक खतरा किस समय मंडराता है? तो मैं बताता हूं। हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट जो होते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, उनमें रिस्क होता है जब वो हाइपोग्लाइसेमिक अटैक में चले जाते हैं, कोमा कंडीशन में चले जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया वर्स कंडीशन है। तो एक प्रेग्नेंट फीमेल में लेबर वाला ऐसा समय आता है जब भयंकर बॉडी डिमांड के चलते ब्लड ग्लूकोज लेवल खत्म हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम रिस्क ऑफ जीडीएम कब होता है? लेबर एंड डिलीवरी में। ये 5 ऐसे एमसीक्यू हैं जो जीडीएम को यूनिक बनाते हैं, तो टोटल एमसीक्यू के नंबर 7 करवाते हैं। उन 5 को बोर्ड पे प्लॉट कर रहा हूं, एक एक करके उन्हें रूटीन से देखिएगा। नंबर 1 क्या मेंशन करा मैंने कि रिस्क कब होता है? तो जवाब देना था सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। अगला सवाल पूछा, इस हिसाब से रूटीन स्क्रीनिंग कब होती है? रूटीन स्क्रीनिंग, तो जवाब दिया 24 से 28 वीक पे। मगर जो मदर खतरों के खिलाड़ी हो उसे बोलते हैं हाई रिस्क स्क्रीनिंग। वो कब होती है? तो उसके लिए जवाब दिया, बताया मौसमी में क्वेश्चन मिलेगा 8 से 12 वीक पे। आपसे पूछा गया कि बार बार जो स्क्रीनिंग कर रहे हो उसका मेथड क्या है? जवाब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। फिर पूछा ये जीडीएम जो है कॉम्प्लिकेटेड मैक्सिमम कब होती है? तो आंसर देना है जब लेबर वाला पोर्शन या बच्चे की डिलीवरी वाला काम चल रहा हो। और ये सारे के सारे हमारे जो 5 हैं इन्हें बोलते हैं 5 स्टार एमसीक्यू ऑफ जीडीएम। तो 5 सितारा एमसीक्यू डायबिटीज वाले आपके सामने अवेलेबल है। अब आते हैं इसका रूटीन एंड करने की तरफ। तो रूटीन एंड करने के लिए जब आ रहे हैं तो सामने अपने आ गए इंटरवेंशन। एक जनरल बात एमएसएन के अकॉर्डिंग करूं कि किसी एक एडल्ट को डायबिटीज है तो उसे मैनेज कैसे करते हैं? 3-4 तरीके होते हैं। डायबिटीज वाले इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं, गोलियां खाते हैं, और शुगर कंट्रोल करने के लिए डाइट में बहुत सारे चेंज करते हैं। मीठा खाना बंद, मीठी चाय बंद, हाई कैलोरी फूड बंद, और फिर बॉडी फिट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। 4 चमत्कार एक साथ, डाइट, एक्सरसाइज, गोली, इंजेक्शन, और हमें देखना है सामने प्रेगनेंसी में क्या चीज है। 4 है। मैं कहता हूं ये 4 एमसीक्यू में ऑप्शन बन के आ गए। व्हाट विल बी, विच विल बी बेस्ट मैनेजमेंट टूल फॉर डायबिटिक? डायबिटिक चाहे अडल्ट में हो चाहे प्रेगनेंसी में हो, आपसे पूछ ले मैनेज करने का बेस्ट मेथड क्या है, और 4 ऑप्शन देखें, डाइट, एक्सरसाइज, ओरल टैबलेट, इंसुलिन। 100% आंसर देना है डाइट। और ये आपका आज डायबिटिक का
8वां एमसीक्यू। इंटरवेंशन में सबसे पहले बेस्ट लाइन जो लिख करके आनी है वो ये अपने पास, डाइट इज बेस्ट इंटरवेंशन। डाइट इज बेस्ट इंटरवेंशन टू ओवरकम डायबिटिक। यहां भी यूज करना, एमएसएन में भी यूज करना, और ये विशेष एमसीक्यू है। नंबर इसका आज के लेक्चर का 8वां है, तो इसे दोस्तों याद भी रखना। अब आते हैं प्रेगनेंसी में आपने डाइट को कैसे मैनेज किया। तो मैनेज करने का प्रिंसिपल है, आपका जो भी पूरा फूड मटेरियल है उसमें 50% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट, 20% प्रोटीन कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कोई पूछता नहीं है, पर आप लिख लें जो बता रहा हूं मैं। एक का 50% CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है ये। 30% फैट, हाई कैलोरी, और लास्ट वन 20% देना होता है आपको प्रोटीन। ये हुआ डाइटरी मैनेजमेंट। डाइट के बाद रोल आता है किसका? एक्सरसाइज का। एक और 9th एमसीक्यू सामने, एक्सरसाइज का। और सवाल है प्रेगनेंसी में बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी बताई जाती है डायबिटिक कम करने के लिए? आंसर है स्विमिंग, तैरना, स्विमिंग। उसके अल्टरनेटिव होते हैं वॉकिंग और जॉगिंग। तो अपने पास अगली लाइन फिर एक नया एमसीक्यू लेकर आ गई है कि जब इंटरवेंशन में बात चल रही है एक्सरसाइज की, तो मैंने दिया नंबर 2, और नंबर 2 में काम करवा रहा हूं कौन सा? एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो ऑप्शन दिलवाने थे वो कौन कौन से थे? बेस्ट कौन सी होती है? स्विमिंग। और अल्टरनेटिव जो बताई आपको वो कहलाती है वॉकिंग और जॉगिंग। दो चीजें। अब बात हो गई डाइट की, हो गई एक्सरसाइज की, दोनों से एमसीक्यू बन भी गए। बात चले जब दवाई इंजेक्शन की, टैबलेट और इंसुलिन की, तो इसके लिए क्या लाइन है? तो एक लाइन फिक्स है, यहां पे गोली तो देनी ही नहीं है। ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट, मेटफॉर्मिन, बिगवानाइट, कई सारे आते हैं, वो कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इंसुलिन का क्या करना है विचार करते हैं उस पर पहले सामने आ जाइए। 3rd नंबर लिख करके 3rd नंबर मेंशन करना है कि ओरल एजेंट्स, और क्रॉस का मार्क करके बोल देंगे नहीं देने। यहां जीडीएम को मैनेज करने के लिए आपको यह वाला वर्क नहीं करना है, ओरल एजेंट्स अलाउ नहीं करना है, नहीं देने हैं, ये 3rd वन बोल दिया। नेक्स्ट वन अब आगे आते हैं। इंसुलिन को लेके क्या करेंगे? तो उसको लेके जो किया जाता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पूरा उसका डिस्कशन कराता हूं मैं आपको। इंसुलिन को लेके तो लाइन बोलनी है, प्रेगनेंसी जो जीडीएम है उसमें इंसुलिन का जो कंट्रीब्यूशन है, हेडिंग है जीडीएम इज मैनेज बाय विद और विदाउट इंसुलिन। जीडीएम इज मैनेज बाय विद और विदाउट इंसुलिन, कि बिना इंसुलिन के भी डाइटरी और एक्सरसाइज मेथड्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर यदि देना भी पड़े तो दे सकते हैं, पर देने में सिर्फ एक देते हैं। कौन सी वाली? और वो सिर्फ रिकमेंडेड होती है हमारे पास कौन सी? इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, सिर्फ रिकमेंडेड यही है। नहीं तो इससे पहले जो आपको बताया वो लाइन जरूर याद करनी है कि जरूरी नहीं देनी ही है, वहां पे दोनों ऑप्शन मेंशन होते हैं, विद और विदाउट। इंसुलिन के बिना भी यदि आप इफेक्टिवली डाइटरी और एक्सरसाइज मेंटेन करेंगे तो नीड आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। फिर भी देना चाहें तो सिर्फ कौन से? शॉर्ट एक्टिंग। देने का प्रिंसिपल क्या है? यूनिट में दी जाती है, एक रेंज है, उस रेंज को मैं सामने प्लॉट कर देता हूं कि 180 से 220 चल रही हो तो 1 यूनिट, 220 से 260 चल रही हो 2 यूनिट, 260 से ऊपर शुगर आ गई हो 3 यूनिट। वो चीजें हैं, लिखता हूं मैं यहां पे 180 to 220, 220 to 260, 260 से ज्यादा यदि होती जाए तो यूनिट्स आप चेंज करते जाएं। यहां पे आप बोल देंगे 1 यूनिट इधर, 2 यूनिट इधर, 3 यूनिट। ये काम हुआ। अब आगे, जैसा आपने प्रीवियस 5 स्टार एमसीक्यू में एक लाइन सीखी थी कि हाईएस्ट कॉम्प्लिकेट होने का रिस्क कब होता है,
तो जवाब था लेबर और डिलीवरी में। तो लेबर डिलीवरी बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है। जब लेबर चलेगा, हाई मेटाबॉलिक डिमांड के चलते, हाई एनर्जी परफॉर्मेंस के चलते, बॉडी ग्लूकोज कंजम्पशन के चलते बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। उसे मैनेज करने के लिए आपको मदर को डेक्सट्रोज देना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया था। अब एक डायबिटिक पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिक अटैक में आप जब डेक्सट्रोज देते हैं तो कहीं सडन ग्लूकोज लेवल राइज ना हो जाए, तो मैनेज करने के लिए उसमें इंसुलिन डालते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ से बचाव कर लिया। शुगर कम ना हो जाए तो डेक्सट्रोज दो, और डेक्सट्रोज देने से ज्यादा ना हो जाए तो इंसुलिन दो, मतलब मामला बराबर। मामला बराबर करना कहलाता है यहां पर प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है डेक्सट्रोज भी दो और इंसुलिन भी दो। और देने की यूनिट क्या होती है उसको मैं बोर्ड पे मेंशन करना चाहता हूं। देखिए, यदि आपने 1000 ml डेक्सट्रोज दिया तो उसमें 10 यूनिट देनी पड़ेगी, मतलब 100 ml दिया तो 1 यूनिट देनी पड़ेगी, तब जाके न्यूट्रलाइजेशन वाला वर्क इफेक्टिवली वहां पे एस्टैब्लिश हो पाएगा। आते हैं इस पूरे के पूरे इंटरवेंशन को समराइज करने में। तो अपने पास 4 नाम हो गए। उस चौथे का नाम मैं वहां लिख देता हूं कि किसी भी डायबिटिक को मैनेज करने के 4 मेथड होते हैं: डाइट, एक्सरसाइज, गोलियां और सुइयां। बात करें ओबीजी में, बेस्ट मैनेजमेंट चाहे ओबीजी एमएसएन हो, डाइट को जाएगा। एक्सरसाइज आइडियल कौन सी होती है? स्विमिंग को जाएगी। गोली को तो बिल्कुल मना कर दो, खिलानी ही नहीं है। इंजेक्शन की बात करो तो हम इंजेक्शन के बिना भी मैनेज कर सकते हैं डाइट से, और देना ही पड़े तो शॉर्ट एक्टिंग देंगे। उसे देने का तरीका। लास्ट वन, लेबर में जब कॉम्प्लिकेट हो तो मैनेज कैसे करोगे, उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लास्ट वन सेगमेंट लेके चलते हैं, एकदम क्लियर। मैटरनल एंड फिटल कॉम्प्लिकेशन सरल है, उन्हें सुने। मदर को डायबिटीज है और क्या हो सकता है? तो पहली बात तो ये, डायबिटीज के साथ जुड़ी हुई बीमारी हाइपरटेंशन, तो मदर को हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट वन, डायबिटिक है तो मदर में एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होता है, पढ़ा है अपन ने, तो पॉलीहाइड्रेमनियोज। पॉलीहाइड्रेमनियोज है तो ज्यादा खिंचाव से रिस्क किसका? प्री टर्म लेबर। और बच्चा बड़ा होगा तो रिस्क किसका? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। नॉर्मल लेबर के चांस कम हो गए, चांस किसके बढ़ गए? सिजेरियन सेक्शन के। और फिर सिजेरियन होता है तो ऑपरेशन वाले रिस्क वो अलग। इसके अलावा डायबिटीज जो 3 लेके आती है, डायबिटिक, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटाइनोपैथी, ये सब तो जनरल से हैं। सामने प्लॉट कर देता हूं। मदर के अंदर बैक टू बैक क्या बता रहे हैं अपन? मदर में रिस्क किस किस चीज का हो गया? तो मदर को सबसे पहले हो गया हाइपरटेंशन का रिस्क, तो प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया जो 2 नाम देते हैं। इसके अलावा बोला कि मदर को पॉलीहाइड्रेमनियोज का रिस्क है। लेबर में बात करा तो प्री टर्म लेबर और प्रोलॉन्ग लेबर, इनका डर है। बात करें डिलीवरी नॉर्मल के चांस कम है, सिजेरियन का डर है। और फिर डायबिटीज के जो इंपॉर्टेंट 3 डिसऑर्डर होते हैं, न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, वो रिस्क हो गए। बच्चे पे आए। बच्चे में नंबर 1, यदि प्री टर्म लेबर होगा तो बच्चा समय से पहले पैदा हो गया, नाम क्या दे दिया? प्री मैच्योरिटी। सेकंड वन, यदि प्री मैच्योरिटी है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो गई तो बच्चे को नाम दे दिया आरडीएस। यदि प्री टर्म लेबर हुआ है तो वो क्यों हुआ है? बच्चे का आकार बड़ा था। आकार बड़ा था मतलब फीटल मैक्रोसोमिया। और यदि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर रहा तो बच्चा किसी कॉम्प्लिकेशन के चलते मर गया, तो बिल्कुल मरा बच्चा पैदा हो जाना स्टिल बर्थ, या हो सकता है अंदर ही शहीद हो गया तो आईयूडी। इसके अलावा पीडियाट्रिक में बताई जाती है अच्छी कॉम्प्लिकेशन, और वो है नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। तो हालांकि यहां फीटल लिखा हुआ था इसलिए मैंने नहीं लिखा, अलग से लिख देता हूं बीच में, जो नियोनेट्स के लिए है, नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। इसको पीडिया में बहुत अच्छे एमसीक्यू के तौर पे बताया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रिलेटेड थी डायबिटिक प्रेगनेंसी से। क्या क्या एमसीक्यू है डायबिटीज से? नंबर 1, 2 परिभाषा से कि डायबिटिक आईडीडीएम है या एनआईडीडीएम, आंसर जीडीएम है। नेक्स्ट वन, व्हाट डू मीन बाय द टर्म ओवर्ट? रिस्क फैक्टर से सवाल नहीं, फिर 5 स्टार एमसीक्यू। रिस्क कब? सेकंड थर्ड में। रूटीन स्क्रीनिंग कब?
24 से 28 में, हाई रिस्क स्क्रीनिंग कब 8 से 12 में, आइडियल मेथड जीटीटी, कॉम्प्लिकेशन लेबर डिलीवरी। मैनेजमेंट में सवाल पहला बेस्ट मैनेजमेंट डाइट, बेस्ट एक्सरसाइज स्विमिंग, लास्ट वन कॉम्प्लिकेशन डिस्कशन। तो आज इस लेक्चर में डिजीज पोर्शन कंटेंट के जो रिमेनिंग छोटे 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 नाम यूज लिए गए उनकी संख्या थी 3। फर्स्ट वन आयोडीन, सेकंड वन डीआईसी एंड थर्ड वन डायबिटिक। एक बार गो थ्रू हो जाए कंप्लीट लेक्चर से। तो अपने पास फर्स्ट कंडीशन डायबिटिक आयोडीन 20 वीक के बाद वाली कंडीशन। वहां पे देखा सबसे पहले स्किन डिजनरेट होती है, 2 साइन आए, 1 दिन वाला कार्डिक चैम्बर वाला रॉबर्ट साइन, 1 वीक वाला क्रेनियल बोन वाला स्पाल्डिंग साइन। बात करें डीआईसी की, बीमारी का नाम क्लॉट, लक्षण का नाम ब्लीडिंग, पेशेंट में मल्टीपल सिम्टम, ओबीजी में कब होगी जब क्या होगा डेड फिटस सिंड्रोम। इंटरवेंशन में पहले सिम्टम का, बाद में पक्का इलाज। डिस्निक हो तो ऑक्सीजन। डायबिटिक वाली कंडीशन, पहला सवाल जेडीएम है, दूसरा ओडीएम ओवर्ट। रिस्क फैक्टर कोई सवाल नहीं। 5 सवाल ये सारे के सारे रिवाइज करवाए गए। इंटरवेंशन बोर्ड पे अवेलेबल, गोली नहीं देनी है, डाइट बेस्ट है, एक्सरसाइज, और लास्ट वन कॉम्प्लिकेशंस। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन दी गई अपने पास रिमेनिंग डिजीज को लेकर कई बात हुई। और भी यदि कोई रिमेनिंग डिजीज होगी तो वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करी जाएगी। पर फिलहाल आज के लेक्चर में इन 3 बीमारियों के साथ ही इस लेक्चर को अपन एंड करते हैं। धन्यवाद।